दोस्तों हो चुकी है हमारी एंट्री इंडिया गेट के अंदर। ठीक 5 बजे हमें एंट्री दे दी गई और सबसे पहले एंट्री मुझे मिली क्योंकि सबसे आगे मैं था। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखो पता है मैंने क्या झोल करा था। जो बुक माई शो पे जो पास है वो बुक हो रहा था, लेकिन आज का नहीं, आज का कोई भी स्लॉट खाली नहीं था। तो मैंने क्या करा, कल की डेट में जो स्लॉट था ना उसे बुक कर लिया 6 बजे वाला। अब ये यहाँ पर जो है ना इतना ध्यान नहीं दे रहा, बस इन्होंने देखा कितने लोग, 2 लोग जाइए, उन्होंने डेट्स वगैरह चेक नहीं करी। तो अभी यहाँ पर होगा हमारा लाइट एंड साउंड शो, वो पूरा का पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। हम तो घर से निकले ही थे बांध के सर पे कफन, जान हथेली पर लिए अब बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सन 1971 बांग्लादेश की आजादी और बंगालियों के सुकून के लिए हमारे हजारों जवानों ने अपना खून पानी की तरह बहा दिया। देश के कुछ पराक्रमी महावीरों ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर दुश्मन को जंग में खदेड़ दिया। जल, थल और वायु के संग्राम की कहानी 1971 के युद्ध के विजय पर्व की 50वीं सालगिरह पर याद करें उन शूरवीरों का रोंगटे खड़े कर देने वाला साहस। मैं अमर जवान हूं। 1971 की लड़ाई का स्वर्णिम विजय वर्ष मनाते हुए मैं नेशनल वॉर मेमोरियल के इस प्रांगण में आप सभी देशवासियों का स्वागत करता हूं। 16 दिसंबर 1971 से पहले पाकिस्तान भारत के वेस्ट और ईस्ट भागों में स्थित था। सत्ता वेस्ट पाकिस्तानी हुक्मरानों के हाथों में थी। वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरान और फौज ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमान और हिंदू नागरिकों को सम्मान की नजर से नहीं देखते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उनका दमन करते थे। आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना की तानाशाही, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। इस आंदोलन के बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के राजनेताओं के बीच राजनीतिक भिड़ंत शुरू हो गई। बांग्लाभाषी जनता के गुस्से को कम करने के लिए 1970 में पाकिस्तान के सदर याया खान ने जनरल इलेक्शन का ऐलान किया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग भारी बहुमत से विजयी हुई। ये जीत पाकिस्तान की सियासत को नामंजूर थी और इसकी कीमत बांग्ला भाषी आम जनता को चुकानी पड़ी। 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र बांग्लादेश का ऐलान किया। ईस्ट पाकिस्तान के सभी घरों पर बांग्लादेश का नया फ्लैग लगाया गया। परिणाम स्वरूप वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में विरोधियों का सफाया करने और पूरे पाकिस्तान पर नियंत्रण करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में ऑपरेशन सर्च लाइट का ऐलान कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान उस बुचर ऑफ बंगाल की अगुवाई में पाकिस्तानी फौज ने बंगाली नागरिकों के घरों में लूटमार की, औरतों का बलात्कार किया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर खून की नदियां बहा दी। पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न से प्रताड़ित लगभग 1 करोड़ ईस्ट पाकिस्तानी 3 महीने के अंदर भारत में रिफ्यूजी बन गए। इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थी समस्या से जूझना भारतीय सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए नामुमकिन था। इस परिस्थिति को काबू में लेने के लिए भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ा निर्णय लिया, बांग्लादेश की आजादी। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 1971 में युद्ध की संभावना पर चर्चा करने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल मैनेक शॉ को मीटिंग के लिए बुलाया। जनरल, पूर्वी पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब हमारी सेना को पाकिस्तान में जाना होगा ताकि पूर्वी पाकिस्तान के आम नागरिकों को पश्चिम पाकिस्तान की सेना के अत्याचार से बचाया जा सके। मैडम प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दें, लेकिन हम अभी जंग के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या हम यूं ही बैठे देखते रहे? मैडम प्राइम मिनिस्टर, हम आपकी चिंताओं से अवगत हैं और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के अत्याचार को रोकना चाहते हैं, लेकिन हमने अभी जंग छेड़ी तो शायद हमारी जीत निश्चित ना हो। आपकी इस चिंता की वजह? जंग की तैयारी और सेना को ईस्ट पाकिस्तान के मोर्चे पर ले जाने में 1 महीना लग जाएगा।
तब तक बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और नदियां समंदर बन जाएंगी और हमारी सेना की मूवमेंट रुक जाएगी। ऐसे हालातों में पाकिस्तान ने पश्चिमी दिशा से हमला कर दिया और चीन ने ऊपर से हमला कर दिया तो हम पर 3 तरफा हमला हो जाएगा और इसलिए हमें 6 महीने तक रुक के दिसंबर के महीने में हमला करना चाहिए। आप अपने हिसाब से जंग की तैयारी कीजिए। जय हिंद मैडम प्राइम मिनिस्टर। नवंबर 1971 तक भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए आमने सामने थे। मुक्ति वाहिनी ने भी पाकिस्तानी फौज पर हमले तेज कर दिए थे। अब युद्ध रुकना संभव नहीं था। अब शुरू हुई जंग की प्लानिंग। पाकिस्तान की प्लानिंग के मुताबिक वो ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना का सामना कर रक्षात्मक कार्रवाई करेंगे और पश्चिम की तरफ भारत के पूरे नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में हमला कर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा करेंगे। भारतीय सेना की प्लानिंग थी कि वो ईस्ट पाकिस्तान में आक्रामक कार्रवाई कर बांग्लादेश को आजादी दिलाएंगे और पश्चिम की सीमा पर रक्षात्मक कार्रवाई यानी कि ऑफेंसिव डिफेंस अपनाएंगे। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ऑपरेशन चेंगिस खान के तहत करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तर लाए, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। जय हिंद। लड़ाई का मुख्य क्षेत्र ईस्टर्न फ्रंट था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के नेतृत्व में ईस्टर्न कमांड की रणनीति जितनी सरल थी उतनी ही साहसी भी। आर्मर्ड और एयरफोर्स के क्लोज एयर सपोर्ट के साथ 9 इन्फेंट्री डिवीजनों को चौतरफा हमला कर पाकिस्तानी सेना को अभिभूत करते हुए ढाका की ओर बढ़ना था। ईस्टर्न फ्रंट पर वायुसेना के ऑपरेशन की बागडोर एयर मार्शल हरिचंद दीवान के हाथों में थी। उत्तर की तरफ से बोगरा पर नियंत्रण जमा कर पाबना की ओर बढ़ना। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के 33 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमएल थापम। पश्चिम की तरफ से कुश्तिया, जसोर, चलना से आक्रमण करके खुला की ओर बढ़ना। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के 2 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल टीएन रैना। ईशानिया से जमालपुर सर सिलहट पे कब्जा कर ढाका की ओर बढ़ना। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के 101 कम्युनिकेशन जोन के जीओसी मेजर जनरल जीएस गिल। दक्षिण पूर्व से चिटगोंग का नियंत्रण पाना और कुमिल्ला पर कब्जा करके मेघना नदी पार करके ढाका पर कब्जा जमाना। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के 4 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। आइए आपको लिए चलते हैं युद्ध भूमि के उस इतिहास में जहां रण कौशल से ओतप्रोत कुछ बहुत ही साहसिक और शानदार लड़ाइयां लड़ी गई। ईस्ट पाकिस्तान में चारों दिशाओं से हमला करते हुए भारतीय सेना ने प्रारंभिक दबाव बना लिया था। इस जंग में भारतीय सैनिकों की शूरवीरता और हिम्मत की अनगिनत कहानियां हैं। बैटल ऑफ हिली के दौरान 14 गार्ड्स बटालियन के लांस नायक एल्बर्ट इक्का आक्रमण कार्यवाही में सम्मिलित थे। कंपनी ने दुश्मन की तीव्र गोलाबारी और भारी फायर की परवाह ना करते हुए धावा बोल दिया। लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने देखा कि दुश्मन की एक लाइट मशीन गन उनकी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा रही। साथ ही ये बाएं वाली एलएमजी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तुम मुझे कवर फायर दो, मैं इसे शांत करता हूँ। कि जय घोष के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने उस एलएमजी के बंकर पर धावा बोल दिया। दुश्मन के 2 सैनिकों को बेयोनेट से चीरकर एलएमजी का नाश कर दिया। घायल होने के बावजूद वो साथी सैनिकों के साथ आगे बढ़ते रहे। एक बंकर से दूसरे बंकर पर धावा बोलते रहे। आखिरी पॉइंट पर एक बिल्डिंग के दूसरे माले से दुश्मन की मीडियम मशीन गन फायरिंग करके भारतीय सेना की टुकड़ी को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। लांस नायक एल्बर्ट इक्का रेंगते हुए बिल्डिंग तक पहुंचे और ग्रेनेड फेंका। इसके बाद भी एलएमजी की फायरिंग नहीं रुकी। अपनी आखिरी सांस से जूझते हुए लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने इस बार फिर से बंकर में घुसकर दुश्मनों को
वे उन्हें जीत लिया। एमएमजी की फायरिंग रुकते ही लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने चैन से दम तोड़ दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। अपने सार्थक प्रदर्शन और प्रभावशाली वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल के नेतृत्व में प्रतिदिन औसतन 500 सॉर्टीज उड़ाते हुए भारतीय वायुसेना ने पूर्व और पश्चिम के आसमानों में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल हरिचंद दीवान की अगुवाई में वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स पर निरंतर हमले किए। हमारे फाइटर्स ने लड़ाई के दूसरे दिन ही पाकिस्तानी वायुसेना को बर्बाद कर दिया। भारतीय सैनिकों को भैरव बाजार पहुंचना था, जो मेघना नदी के उस पार था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने पुल को उड़ा दिया। जनरल सगत सिंह ने ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह की अगुवाई में भारतीय सैनिकों को हेलीकॉप्टरों से मेघना नदी को पार कराने का फैसला किया। वहां पर नाइट फ्लाइंग की कोई सही सुविधा नहीं थी, इसलिए 80 टॉर्च या फ्लैश लाइट को H1, 2 और 3 के आकार में रखा गया, ताकि हेलीकॉप्टर के पायलट रात में भी लाइटों की मदद से उड़ान भर सके। मेघना एयरलिफ्ट देर शाम शुरू हुई और पूरी रात चलती रही। पायलट्स ने कोई ब्रेक नहीं लिया। पूरी रात 650 सैनिक मेघना नदी के उस पार ड्रॉप किए गए और अगले 36 घंटों में 409 सॉर्टीज उड़ाई गई, जिसमें 5000 सैनिक 51 टन इक्विपमेंट मेघना नदी के पार पहुंचाए गए। यह भारतीय इतिहास का पहला बड़ा हेलीबॉर्न ऑपरेशन भी था। इस ऑपरेशन ने वहां तैनात पाकिस्तानी बलों को पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया। पूर्व की इस लड़ाई में भारतीय नेवी ने एक अहम किरदार निभाया। ईस्ट पाकिस्तान में लड़ी जा रही जंग में वेस्ट पाकिस्तान अतिरिक्त सेना ना भेज सके, इसका ख्याल रखते हुए भारतीय जल सेना ने बंगाल की खाड़ी में अपने युद्धपोतक जहाजों को तैनात कर पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फेर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लड़ाकू विमानों ने चिटगोंग, चलना और कॉक्स बाजार पर हमला कर दुश्मन की कमर तोड़ दी। पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी के हौसले पस्त कर देने वाली हमारी आखिरी लड़ाई थी तंगेल एयर ड्रॉप। जमुना नदी पर उंगली ब्रिज पर कब्जा करने के लिए तंगेल पैरा ड्रॉप ऑपरेशन को हमारी 2 पैरा बटालियन ने 11 दिसंबर को नॉर्थ ढाका में प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप बची खुची पाकिस्तानी सेना को भी रोक दिया। 2 पैरा के 700 पैरा ट्रूपर्स बड़े क्षेत्र पर पैरा ड्रॉप कर दिए गए, जिनका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल कुलवंत सिंह पन्नू। तंगेल एयर ड्रॉप ऑपरेशन में AN-12, C-119, 2 कैरीबाउस और 11 और 48 स्क्वाड्रन के डकोटा शामिल थे। इस कार्यवाही ने टोंगी डक्का रोड पर फतह हासिल करवाई, जो आगे बढ़कर मानिकगंज और मीरपुर होकर भारतीय सेना को सीधे ढाका के गेट पे ले गई। शिकंजा कसता रहा, फौजें बढ़ती रही। 14 और 15 दिसंबर 1971 तक रायपुरा, नरसिंदी और बैदर बाजार पर भी कब्जा कर लिया गया। अब नरसिंदी से ढाका पर कब्जा करना भारतीय सेना के 4 कोर के लिए बाएं हाथ का खेल था। हमारा आखिरी धावा प्रभावशाली था। भारतीय वायुसेना के हंटर और MiG-21 हवाई जहाजों ने 14 दिसंबर की दोपहर ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर M मलिक के निवास स्थान पर हमले कर नहर बरपाया। गवर्नर इस आहट से डरकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए। आखिरकार ईस्ट पाकिस्तान पर जीत हासिल हुई और बांग्लादेश आजाद हो गया। बांग्लादेश की जनता भारतीय सेना का स्वागत कर जश्न मना रही थी। हर कोई भारतीय सेना के सिपाहियों को खुशी और गर्व से सैल्यूट कर रहा था। अब मैं आपको वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई का बयान करता हूं। पश्चिमी सेना पर हालात काफी चुनौतीपूर्ण थे। वेस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KP कैंडेट की 11 डिवीजन जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और नॉर्थ राजस्थान तक फैली हुई थी। पाकिस्तान के नापाक इरादों को भांपते हुए अक्टूबर के अंत तक वेस्टर्न कमांड की सभी सेनाएं बॉर्डर पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेफ्टिनेंट जनरल G.G. बेबूर के अंतर्गत दक्षिणी कमान की सेना राजस्थान में तैनात थी, जहां पाकिस्तान ने मुख्य हमला छम्बर जोड़िया इलाके में किया। वहीं भारत के शकरगढ़ सेक्टर में अपनी स्ट्राइक कोर की ताकत झोंकी। शकरगढ़ सेक्टर के बसंतर क्षेत्र की युद्ध गाथा भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई है।
इस क्षेत्र में भारतीय सेना का मूल उद्देश्य इंटरनेशनल बॉर्डर लांघकर दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर सियालकोट तक पहुंचना था। 4 दिसंबर 1971 भारतीय सेना की 3 ग्रेनेडियर्स की अल्फा कंपनी को बसंतर नदी पर एक ब्रिज हेड बनाकर जरपाल पर कब्जा करने का टास्क दिया गया, जिसे मेजर होशियार सिंह कमांड कर रहे थे। जांबाज मेजर होशियार सिंह ने हमला कर जरपाल पर कब्जा कर लिया, लेकिन पाकिस्तानियों को यह हार मंजूर नहीं थी। पाकिस्तानियों ने पूरे फोर्स के साथ काउंटर अटैक किए। 3 काउंटर अटैक को भारतीय सेना ने बेअसर कर दिया। जरपाल अब इज्जत का सवाल बन गया। 17 दिसंबर को दुश्मन ने फिर से हमला बोल दिया। इस बार सामने एक बटालियन थी जो हैवी आर्टिलरी फायर से लेस थी। इस लड़ाई में मेजर होशियार सिंह घायल हो गए। घायल होने के बावजूद अपनी जान की परवाह ना करते हुए खुले में भागकर कंपनी का साहस और हौसला बढ़ाते रहे, उनमें जोश भरते रहे। इस दौरान पाकिस्तान का एक गोला हमारे एमएमजी पोस्ट पर गिरा और कुछ जवान शहीद हो गए। ये देखकर मेजर होशियार सिंह ने हुंकार लगाई, जवानों, तुम्हारी मौत का हिसाब इनको लाशों के ढेर से चुकाना पड़ेगा। इस जमीन को मैं उनका कब्रिस्तान बना दूंगा। मेजर होशियार सिंह के बदन से लगातार खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बंकर में घुसकर खुद एमएमजी संभाल ली और फायर करके पाकिस्तान के कमांडिंग ऑफिसर समेत अनेकों सिपाही मार गिराए। अद्भुत वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए मेजर होशियार सिंह को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसी शकरगढ़ सेक्टर की एक और विराट कहानी है। T-55 टैंकों से लैस पूना हॉर्स को आगे बढ़कर रास्ता क्लियर करना था। इस दौरान 17 पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक के साथ 3 और टैंक एक माइन फील्ड में फंस गए। अरुण खेत्रपाल ने निडर होकर दुश्मन पर धावा बोलकर दुश्मन के कई टैंक बर्बाद कर दिए, लेकिन दुश्मन की जवाबी फायरिंग में वे बुरी तरह घायल हो गए। खेत्रपाल ने फिर भी और एक पाकिस्तानी टैंक को नष्ट कर दिया। तभी अचानक पाकिस्तान के टैंक ने अरुण खेत्रपाल के टैंक पर गोलाबारी कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। अपने इस अद्भुत वीरता और शौर्य के प्रदर्शन के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4 दिसंबर को शुरू हुई बैटल ऑफ बसंतर की लड़ाई लगातार 12 दिन यानी 16 दिसंबर तक चलती रही। इस लड़ाई में दोनों देशों ने सबसे ज्यादा रक्तपात देखा। भारत ने पाकिस्तान के 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, जिसमें लगभग 500 गांव थे। 14 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के 6 सेबर जेट विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना की गोलाबारी के बीच फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखों ने 2 मिनट में अपने नैट विमान के साथ उड़ान भरी। अफरा तफरी के इस माहौल में अचानक रेडियो पर निर्मलजीत सैखों की आवाज सुनाई पड़ी, मैं 2 सेबर जेट जहाजों के पीछे हूँ, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद ही लड़ाकू विमानों की डॉग फाइट में निर्मलजीत सैखों ने अपने आगे चल रहे दुश्मन के सेबर जेट को ध्वस्त कर दिया और फिर अपने साथ चल रहे दूसरे सेबर जेट को भी धमाके के साथ ढेर कर दिया। ऐसे में निर्मलजीत सिंह सैखों को दुश्मन के चारों सेबर एयरक्राफ्ट ने घेर लिया। अपने आप को घिरते देख निर्मलजीत सिंह सैखों ने संदेश भेजा, शायद मेरा जेट निशाने पर आ गया है, गोपाल अब तुम मोर्चा संभालो। दुश्मन के हमले के कारण निर्मलजीत सिंह सैखों के फाइटर जेट में आग लग गई। उन्होंने अपने फाइटर जेट को लैंड करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल सिस्टम फेल होने के कारण उनका फाइटर जेट पहाड़ों में जा गिरा। निर्मलजीत सिंह सैखों को मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान की 1st आर्मर्ड डिवीजन ने जैसलमेर पर कब्जे का प्लान बनाया। उनका पहला टारगेट लौंगेवाला था। लौंगेवाला पोस्ट शाम 6 बजे। Alpha 1, message over. Alpha 1, okay, pass your message now. Alpha 1, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट लोंगेवाला पोस्ट की तरफ आ रही है। ओवर। रॉजर, इसीलिए आर्टिलरी फायरिंग हो रही है टैंक की आवाज को दबाने के लिए। तुम दुश्मन पर नजर रखो और ऑब्जर्व आर्टिलरी फायरिंग करके दुश्मन की मूवमेंट जितनी स्लो कर सकते हो करो। ऑल स्टेशंस अल्फा, आरसीएल गन ड्यूट के टॉप से मेरे हुक्म पर दुश्मन के टैंकों को एंगेज करेगी।
मेजर साहब, पाकिस्तान पेट्रोल के एक सिपाही को हमने पकड़ लिया है। अपने दस्ते के प्लान के बारे में बताओ है। हमें कहा गया था कि सुबह का नाश्ता जैसलमेर में, दोपहर का खाना जोधपुर में और रात का दिल्ली में करेंगे। ऑल स्टेशन अल्फा, जोधपुर और दिल्ली तो दूर की बात है, हम इन पाकिस्तानियों को यही कड़ा प्रसाद खिलाएंगे। जो बोले सो निहाल। दुश्मन ने रात को आगे बढ़ते हुए लौंगेवाला पर हमला करने की कोशिश की, मगर बिछे हुए माइनफील्ड के कारण आगे न बढ़ सका। माइनफील्ड हटाकर दुश्मन ने 4 बजे हमला शुरू किया। मेजर चांदपुरी जानते थे कि उन्हें सूरज उगने तक पाकिस्तानी टैंकों और उनकी इन्फेंट्री को रोकना होगा। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना लड़ाई में शामिल हो जाएगी। मेजर चांदपुरी ने सूझबूझ के साथ अपनी आरसीएल गन को अलग अलग जगह मूव करवा के फायर करवाया। दुश्मन को लगा कि भारतीय सेना की पूरी एक बटालियन लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात है। दुश्मन के कई टैंक माइन से बर्बाद हो गए और टैंक के पीछे लगे डीजल के बैरल पर भारतीय सैनिकों ने फायर किए, जिससे डीजल टैंक में ब्लास्ट हुआ। इन ब्लास्ट में पाकिस्तानी टैंक नष्ट हुए, साथ ही उनके कई सैनिक मारे गए और आसमान रात में भी लाल हो गया। इस तरह युद्ध की उच्चतम परंपरा से वाकिफ मेजर चांदपुरी और उनकी अल्फा कंपनी दुश्मन से सुबह तक लड़ते रहे और रण मैदान नहीं छोड़ा। सूरज की पहली किरण के क्षितिज पर चमकने के साथ ही भारतीय वायुसेना के हंटर स्क्वाड्रन के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई पड़ी। लड़ाकू विमान खुलकर शत्रुओं पर कहर की तरफ बरस पड़े। इन विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों को चुन चुन के टारगेट किया और कुछ ही घंटों के भीतर 22 और टैंकों को नष्ट कर लौंगेवाला की इस लड़ाई को अमर कर दिया। भारतीय वायुसेना और थल सेना के बेमिसाल तालमेल ने पाकिस्तानी सेना के 2000 सैनिकों का सफाया कर दिया और कुल 46 टैंक और 500 वाहन नष्ट कर दिए। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 5 दिसंबर 1971 की रात को डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से मशहूर 10 पैरा के बहादुर कमांडो ने लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह की अगुवाई में पाकिस्तान के वीरवाहा और छाछरो इलाकों पर साहसिक कार्रवाई करते हुए हमला बोलकर हौसले और रणनीति की ऐतिहासिक कहानी लिखी और 4 दिन तक दिन रात जंग करके पाकिस्तान के बहुत बड़े इलाके को छीन लिया। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय सेना छाछरो तक पहुंच सकती है। युद्ध के दौरान भारत की तीनों सेनाओं का तालमेल बहुत ही सराहनीय था। दुश्मन के श्रेष्ठ लड़ाकू विमान अमेरिकी F-86 को हमारी वायुसेना के हंटर्स और ग्नैट ने करारा जवाब दिया। कराची पोर्ट कॉम्प्लेक्स, तेल भंडार टैंक और सुई गैस वर्क्स जैसे सामरिक लक्ष्यों पर शुरुआती दिनों में ही हमला कर वायुसेना ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। रिकॉयनेसेंस मिशंस द्वारा दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखते हुए दुश्मन की सेना को जरूरी जान माल की क्षति पहुंचाई। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मन की एयरफोर्स का नामो निशान मिटाकर नौसेना और थल सेना को ऑपरेट करने को पूरी आजादी दी। भारतीय नौसेना ने 1971 के भारत पाक युद्ध को तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल S.M. नंदा के शानदार नेतृत्व में लड़ा, जिसकी अगुवाई वाइस एडमिरल N. कृष्णन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, और वाइस एडमिरल S.N. कोहली, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड ने की। जब भारतीय प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर 1971 की शाम को अपनी ऐतिहासिक घोषणा की, तो भारतीय नौसेना के पास पहले से ही उत्तरी अरब सागर में अपना पश्चिमी बेड़ा था। 3 दिसंबर की उस चांदनी रात को ऑप ट्राइडेंट का आगाज हुआ और 4 मिसाइल नौकाओं में से 3 निर्घट, निबट और वीर कराची की ओर बढ़े। कराची बंदरगाह में अचानक आग के गोले बरसने लगे और पूरे कराची क्षितिज में आग लग गई। पाकिस्तानी इतने हैरान थे कि उन्हें लगा कि यह हवाई हमला है। अपनी तरह की पहली इस ऐतिहासिक रेड ने पाकिस्तानी मनोबल पर कहर बरपाया और इसके परिणाम स्वरूप PNS मुहाफिज, खैबर और मर्चेंट वेसल वीनस चैलेंजर डूब गए। भारतीय नौसेना ने 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन का अनुसरण कर दिया। कराची पर एक और साहसी हमला किया। PNS ढाका को नुकसान पहुंचाया
सी ब्लॉकेज करके पाकिस्तान की आकांक्षाओं पर पानी फिर गया। पूर्वी समुद्री तट युद्ध एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ शुरू हुआ जब PNS गाजी, जिसे विक्रांत का शिकार करने के लिए बंगाल की खाड़ी में भेजा गया था, उसे INS राजपूत द्वारा डुबा दिया गया। पाकिस्तान की इस पनडुब्बी का डूबना एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भारतीय नौसेना के उत्कृष्ट सामरिक कौशल का एक अनोखा संयोजन था। 4 दिसंबर के बाद से विक्रांत केसी हॉक्स लड़ाकू विमानों और अलीजे समुद्री रैकी विमानों द्वारा लगातार हवाई हमले के परिणाम स्वरूप चटगांव जैसे पूर्वी पाकिस्तानी शहरों पर भारी बमबारी हुई। कॉक्स बाजार, खुलना, चलना और मोंगला हमले के बाद हमले में दुश्मन के बहुमूल्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। ईंधन के ढेर में आग लग गई और पाकिस्तानी व्यापारी जहाज डूब गया। कुल मिलाकर 57,000 टन मर्चेंट शिपिंग और पाकिस्तानी नौसेना के जहाज जैसोर, कोमिला और सिलहट नष्ट हो गए। विक्रांत के विमान और पूरे बेड़े के विनाशकारी मारक क्षमता ने पूर्व में नाकाबंदी सुनिश्चित की ताकि कोई भी रिइंफोर्समेंट निराश पाकिस्तानी सेना तक नहीं पहुंच सके। 9 दिसंबर को INS खुकरी सौराष्ट्र तट पर एक पनडुब्बी रोधी मिशन पर TNS हैंगर द्वारा दागे गए एक टॉर्पीडो से टकरा गया, जिससे उसके 18 अधिकारी और 176 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। 16 दिसंबर 1971 की तारीख हिंदुस्तान की सेना ने विश्व पटल के इतिहास में दर्ज कर दी। इसी दिन पाकिस्तान की सेना की शर्मनाक हार हुई और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। 16 दिसंबर शाम 4 बजे पाकिस्तानी सेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल खान नियाजी को ढाका के रेस कोर्स में हजारों बांग्लादेशी लोगों के सामने लाया गया। जनरल नियाजी ने आंखों में आंसू लिए अपनी कमर पर लगी पिस्तौल भारतीय सेना के ईस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा को सौंप दी और हजारों लोगों के सामने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर साइन करके अपनी ओर से पाकिस्तान की हार के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। गौरवमय युद्ध की इस 50वीं सालगिरह पर आज मैं याद करूंगा अपने उन 4,000 से अधिक साथियों को जिन्होंने देश की आन, बान और शान की खातिर हंसते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इस मिट्टी में पैदा हुआ जिसे मेरे शहीद भाइयों ने अपने खून से सींचा है। हाँ, मैं मेरे देश का गौरवशाली सिपाही हूं। हाँ, मैंने अपनी छाती पर वंदे मातरम कुरेदा है। तिरंगे की शान में ये देश मेरा मुर्शिद है। देश की आने वाली नस्लें इन अमर क्रांतिकारियों को रखेंगे महफूज अपनी परछाइयों में। त्याग, समर्पण, तपस्या, संग्राम, वीरता से पिरोए हुए हमारे आदर्श हमारी अनकंडीशनल देश प्रेम को दर्शाती है। हाफिज मेरा कर्म है और ये मिट्टी मेरा कवच। मर मिट जाऊं, मिल जाऊं फिर से इस मिट्टी में, वहीं जहां मुझे मेरी जन्नत नसीब है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, 1971 की जीत और अमर जवान आपके जहन में जिंदा है, हमेशा रहेंगे। सिर्फ मेरा शरीर इस दुनिया से गया है, लेकिन मेरी आत्मा अमर है, आपके आसपास है। आप मुझे हर पल, हर वक्त महसूस कर सकते हैं। मैं ही नदियों के पानी के साथ बहता हूं, मंदिर की घंटी और अजानों के साथ गूंजता हूं, आम लोगों की मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराता हूं, बच्चों की किलकारी के साथ खिलखिलाता हूं, हवाओं के साथ खेतों में बहता हूं, फसलों के साथ खेतों में उगता हूं, फूलों के साथ खिलता हूं, सूरज की किरणों के साथ आप तक पहुंचता हूं, पंछियों की आवाज के साथ आपको जगाता हूं, चांदनी से खेलता हूं, आपकी सांसों में बहता हूं, आपकी रगों में जोश भरता हूं और मैं ही आपके साथ और तिरंगे को सल्यूट करता हूं, क्योंकि अमर जवान कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है, आपके दिलों में, आपके जहन में, आसपास के साथ और आपके साथ।